बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्ताक है और ये हमारी दूसरी वीडियो है पावर पॉइंट के क्रैश कोर्स के हवाले से। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे नाजरीन ने, हमारे व्यूवर्स ने हमारी पहली वीडियो को बहुत पसंद किया है और उनके कमेंट से हमें काफ़ी सारी इंकरेजमेंट मिली है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी वो हमारे साथ ही रहेंगे। जनाब, आते हैं हम अपने कोर्स कंटेंट्स के ऊपर, अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव अब मेन 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्लाइड बेसिक्स, टेक्स्ट बेसिक्स, अप्लाइंग थीम्स, अप्लाइंग ट्रांजिशंस, मैनेजिंग स्लाइड्स, यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस, प्रिंटिंग और सबसे आखिर में प्रेजेंटिंग योर स्लाइड। इनके नाम से ही जाहिर है, स्लाइड बेसिक्स का मतलब सिंपल स्लाइड ऑपरेशंस। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंटेशन का बुनियादी यूनिट स्लाइड है। पावर पॉइंट के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमें स्लाइड का सहारा लेना पड़ता है और उस स्लाइड के ऊपर हमने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फिर टेक्स्ट बेसिक्स, 90% ऑफ द स्लाइड जो उसका कंटेंट होता है वो टेक्स्ट के ऊपर बेसिस करता है। तो हमने टेक्स्ट के जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस हैं उसको डिस्कस करना है, उसको समझना है। आफ्टरवर्ड्स थीम्स, लाजमी बात है, खूबसूरती किसको पसंद नहीं है। थीम्स के ज़रिए हम अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना सकते हैं, जाज़िबे नज़र बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस की आंखों को भी वो एक खूबसूरत महसूस हो और उन तक हमारी बात एक पुरअसर तरीके से पहुंच सके। ट्रांजिशंस, स्लाइड्स के ऊपर हमने मुख्तलिफ एनिमेशंस लगा के उनको एक पुरअसर तरीके से पहुंचाने के लिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। स्लाइड अरेंजमेंट के हवाले से हम सीखेंगे मैनेजिंग स्लाइड्स के सेक्शन में। फाइंड एंड रिप्लेस के अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है वो सर्च करना है, उसको रिप्लेस करना है, उसके हवाले से देखेंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक आपका आज का प्रिंटिंग है। याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्क्रीन के ऊपर या आपको एक डिस्प्ले के ऊपर दिखाया जाए। प्रेजेंटेशंस को हैंडआउट्स की सूरत में या प्रिंटआउट्स की सूरत में ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो इन रिटन फॉर्म भी आपकी इस मटेरियल को, आपकी एग्जीबिशन को, प्रेजेंटेशन को वॉच कर सकें, देख सकें, ताकि आपका जो मेन मैसेज है, जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं, उसको अचीव करने में आसानी हो। लास्ट हमारा आज का टॉपिक होगा प्रेजेंटिंग योर स्लाइड शो, कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बना चुके हों तो आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से दिखाएंगे ताकि पता चल सके कि हम ये चीज़ अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलें जनाब, हम आते हैं अपने मेन प्रेजेंटेशन के ऊपर। हमने टाइम की बचत की खातिर एक प्रेजेंटेशन पहले से बना के रखी हुई है जिसको हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसके ऊपर हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने और जिसको हमने देखना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्लाइड बेसिक्स का। तो स्लाइड बेसिक्स को देखते हैं, स्लाइड बेसिक्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड है क्या चीज़? सिंपल और आसान अल्फाज में, स्लाइड एक स्क्रीन लेआउट होता है जिसके ऊपर आपने अपना कंटेंट दिखाना है अपनी ऑडियंस को। सादा से अल्फाज में स्लाइड किस तरह से आपके सामने पेश की जाएगी वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, लेकिन स्लाइड के बारे में एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं। चूँकि अब एक जदीद ज़माना आपका शुरू हो चुका है, तो पहले ज़माने में स्लाइड लेआउट जो हुआ करते थे वो 4:3 के रेशो में हुआ करते थे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हुआ करते थे। ये आपके सामने ऑप्शन है, आप डिज़ाइन के टैब में जाएंगे तो आप देखेंगे स्लाइड साइज़ के नाम से एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक आपके सामने ऑप्शन है स्टैंडर्ड 4:3 का जो रेशो है वो। इसका मतलब क्या है? और वो जो दूसरा रेशो है ये आपका 16:9 है गालिबन जी, 16:9। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? एक चीज़ जहन में रखिएगा कि प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपने स्लाइड की डायमेंशन ज़रूर जहन में रखनी है, क्योंकि आप जहां पर ये प्रेजेंटेशन चलाएंगे या जहां पर आपने इसको प्रेजेंट करना है वहां पर किस तरह का डिस्प्ले उनके पास अवेलेबल है, कि HD डिस्प्ले है या नॉर्मल डिस्प्ले। अगर उनके पास नॉर्मल डिस्प्ले है तो आप स्टैंडर्ड लेआउट को इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल करके अपने स्लाइड के लेआउट को चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वो प्रेजेंटेशन पहले जो आपकी 16:9 रेशो में वाइड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही थी, अब वो आपकी एक स्टैंडर्ड 4:3 रेशो के साथ आ गई है, जिसको आप देख सकते हैं
इस तरह से नज़र आ रही है। अगर आप इसको वापस उसी फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो आप दोबारा जाएं, आप वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट करें, वही प्रेजेंटेशन आपकी वाइड स्क्रीन में आ गई। मैंने तमाम ऑपरेशन से पहले इसको क्यों सबसे पहले चुना आपको सिखाने के लिए, तो उसका सबसे बेहतरीन और बुनियादी मकसद ये है कि जब तक आपका लेआउट आपको कंफर्म नहीं होगा, आप कंटेंट डालने के बाद जब इसको चेंज करेंगे तो कंटेंट आगे पीछे हो जाता है। जो इसके अंदर आपने चीज़ें इंसर्ट करनी है वो बाद में डिसऑर्डर हो जाती हैं, जिसकी वजह से सारी प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। आप किसी भी खाली जगह पर स्लाइड में राइट क्लिक करें या होम के टैब के अंदर जाकर लेआउट के ऑप्शन में जाके चेक करें, आपको स्लाइड का लेआउट बताएगा। लेआउट से मतलब क्या है? डायमेंशन तो समझ आ गई, ये वाइड स्क्रीन है या स्टैंडर्ड स्क्रीन है। लेआउट का क्या मतलब है? जैसा कि इन लेआउट्स के नाम आपको बता रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। लेआउट का मतलब है कि आपका कंटेंट किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। टाइटल स्लाइड का मतलब सो सिंपल, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड होनी चाहिए वो टाइटल स्लाइड होनी चाहिए। उसके अंदर आपका मेन टॉपिक, मेन हेडिंग और सब टाइटल आता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये आपकी मेन हेडिंग है और ये उसका सब टाइटल है। ठीक है, अगर आपको वैसे दोबारा चेक करना है तो आप कंट्रोल एन करके नई प्रेजेंटेशन बना लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ये मेन टाइटल है और यहाँ पे उसका सब टाइटल आ रहा है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर आता हूँ ताकि यहाँ से भी आपको मैं दिखा सकूँ। अब आप इस स्लाइड लेआउट को ज़रा चेक करें तो इस स्लाइड का लेआउट है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट का मतलब क्या है? ये स्लाइड आमतौर पे पहली स्लाइड के बाद जितनी भी मेन स्लाइड्स होती हैं जिनके ऊपर आपने डाटा को डिस्प्ले करना होता है उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर एक तो मेन हेडिंग होती है कि आपने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो टॉपिक यहाँ पे लिखा जाता है, मादरत। उसके बाद यहाँ पे इस प्लेस होल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब होता है स्लाइड के अंदर वो जगह जहाँ पे आप अपना कोई भी कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे टेबल हो, चाहे किसी भी तरह का कंटेंट हो या डेटा फॉर्म हो या डेटा टाइप हो, उसको वहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है इसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो हम इस प्लेस होल्डर के अंदर अपना कंटेंट डिस्प्ले करते हैं जो आपने अपनी ऑडियंस को दिखाना होता है। इस लेआउट को आप देख सकते हैं कहा जाता है टाइटल एंड कंटेंट। सेक्शन हेडर, आपके पास अगर ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं तो आप उनको मेन टाइटल के इस्तेमाल के बजाय सेक्शन हेडर के जरिए अलग अलग कर सकते हैं ताकि आप उसको बाइफरकेट कर सकें और आपको अंदाज़ा हो सके क्या चीज़ है। आफ्टरवर्ड्स जनाब ये बाकी स्लाइड्स भी इसी तरह से हैं। टू कंटेंट, कंपैरिजन, टेक्स्ट ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, ये वो स्लाइड लेआउट्स हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन हैं बड़े कारआमद। फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास हेडिंग भी आ रही है, मेरे पास टेक्स्ट भी आ रहा है और मेरे पास एक और प्लेस होल्डर आ गया जहाँ पे मैं तस्वीर भी डाल सकता हूँ, जहाँ पे चार्ट भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी इस तरह का डाटा डाल सकता हूँ जो इस टेक्स्ट के साथ रिलेट कर रहा हो और इस हेडिंग के साथ कंसर्न हो। तो ये लेआउट्स आपको इनेबल करते हैं कि आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपने खुद अपनी मर्जी से कुछ करना है तो बड़ा आसान काम है। ब्लैंक, आप जिस तरह से एक ब्लैंक फाइल बनाते हैं इसी तरह से आपके पास एक ब्लैंक स्लाइड अवेलेबल हो जाएगी जिस पे आप अपनी मर्जी से जिस जगह पर चाहें अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, अपना डाटा ऐड कर सकते हैं और उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ये तो इसका तारुफ हो गया स्लाइड के बेसिक्स के बारे में। स्लाइड का अगर बाकी कुछ और मामलात आपने देखने हो, अच्छा एक और चीज़, अगर आपने एक स्लाइड बना ली है, मिसाल मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर 7 स्लाइड्स बनाई हैं, तो मैं अगर 8वीं स्लाइड ऐड करना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं होम के टैब के अंदर यहाँ पर आपके सामने न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। उसके अंदर आप नई स्लाइड किस तरह से ऐड करना चाहते हैं उसकी टाइप बताएंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। अदरवाइज आप कीबोर्ड से कंट्रोल एम का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली स्लाइड आ जाएगी, टाइटल एंड कंटेंट वाली, यानी जो आपने प्रीवियस स्लाइड इस्तेमाल की है उसी की टाइप की एक और स्लाइड आपके पास आ जाएगी कंट्रोल एम के साथ। ये नई स्लाइड बनाने का तरीका हुआ। अगर आपने किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट स्लाइड को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसी स्लाइड की
बिल्कुल हूबहू एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई। अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है, डुप्लीकेट स्लाइड हमें तब मददगार होती है कि जब हमारा कंटेंट इतना बड़ा हो कि वो एक स्लाइड पे मुकम्मल तरीके से ना आ सकता हो, तो हम क्या करते हैं, उसको मुख्तलिफ स्लाइड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास से कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के जो एक स्लाइड पे नहीं आते। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो मेरा ये वाली स्लाइड है, इसके अंदर मैं सारे कंटेंट्स नहीं डाल सकता, तो मैंने क्या किया है, इसकी हेडिंग वही रखी है, इस स्लाइड की डुप्लीकेट बना दिया इसको। अब इसके साथ सिर्फ मैंने इतना शामिल कर दिया कि इट इज कंटिन्यूअस स्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। तो आप देखेंगे कि जो भी प्रेजेंटर होगा वो अपनी ऑडियंस तक मैसेज पहुंचा सकता है कि ये स्लाइड गुज़िश्ता स्लाइड से कनेक्टेड है। तो डुप्लीकेट स्लाइड का ये फायदा होता है। अब आपने करना क्या है, माजरत, आपने हेडिंग चेंज नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट चेंज करना है। तो डुप्लीकेट स्लाइड का आपको ये फायदा होता है। अगर कोई स्लाइड आपसे गलती से बन गई है तो आप राइट क्लिक करें, डिलीट करें, स्लाइड डिलीट हो जाए। आप राइट क्लिक करें, डिलीट करें और स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी। इस एक और चीज़ है जो ऑफिस 2019 या 2016 के अंदर है, उससे पहले गालिबन किसी और ऑफिस में नहीं थी। वो ये कि मैं गलती से इसके लेआउट को छेड़ बैठता हूँ। ये कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कीबोर्ड माउस की मिस्टेक की वजह से, या किसी ऐसे आदमी के हाथ आपकी प्रेजेंटेशन आ जाती है जो अनाड़ी होता है। तो इसको कैसे ठीक करें, या इसको जो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर कैसे करें। तो बड़ा ही आसान काम है। आप देखेंगे होम के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट। जैसे ही रीसेट को क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो स्लाइड की फॉर्मेटिंग सेटिंग या जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली जो इसकी फॉर्मेट फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उसके ऊपर चली जाएंगी। यही चीज़ें आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइड्स के साथ हम बड़े आसानी के साथ खेल सकते हैं। चलें जी, आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है टेक्स्ट बेसिक्स। आपको माशाअल्लाह अगर आप ऑफिस के यूज़र हैं और आपको ऑफिस यूज़ करना आती है तो टेक्स्ट के हवाले से आपको मालूम है कि क्या चीज़ें होती हैं। एक तो टेक्स्ट टाइप करने का तरीका है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई प्लेस होल्डर चाहिए। आमतौर पे जब अब आप स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर ऑलरेडी उसके टेम्पलेट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी ब्लैंक स्लाइड ऐड कर दी है जिसके अंदर टेक्स्ट प्लेस होल्डर है ही नहीं, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक ब्लैंक स्लाइड और इसका लेआउट चेंज कर लेता हूँ ब्लैंक में। अब इसके ऊपर कोई लेआउट नहीं होते, इसमें मैं किस तरह से टाइप करूं, तो उसका तरीका है टेक्स्ट बॉक्स। होम के अंदर ही आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इंसर्ट के टैब में चले जाएं। यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और जहां पर भी चाहें आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप जितने टेक्स्ट बॉक्सेस चाहें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी सवाबदीद के ऊपर है कि आप कितने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे इसकी फॉर्मेटिंग है। आपने उसको प्लेस होल्डर को सेलेक्ट किया या उस प्लेस होल्डर के अंदर जो मौजूद टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लें या उसमें से किसी मखसूस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। आपने उसको सेलेक्ट किया, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको शैडोई टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बारे में आप उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में किस तरह से कंजस्टेड हों या वाइड हों या उनके दरमियान बिल्कुल भी स्पेस ना हो। आप उनको अपर केस, लोअर केस, स्मॉलर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज केस, जो केस करना चाहें उसमें कर सकते हैं। आप उनकी साइज़ चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसकी साइज़ चेंज कर लेता हूँ। आप उसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो फ़ॉन्ट रखना चाहें जो आपके सूट करते हों या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल फ़ॉन्ट हैं तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का ये भी तरीका मौजूद है आपके पास। अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे जाके अपनी मर्जी से जो भी कलर आपको पसंद हो या आपकी ज़रूरत हो या आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल कलर हो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इस एरो के निशान को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसमें ये तमाम ऑप्शन मज़ीद डिटेल के साथ आपको मिल जाएंगे, जिसमें स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑफसेट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, कैरेक्टर स्पेसिंग, ये तमाम चीज़ें जब आप हिट एंड ट्राई करेंगे तो आपको इसके अंदर मज़ीद चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो हो गई इसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। दूसरा कॉपी पेस्ट भी होता है। अब मिसाल लेता हूँ, मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई हुई है, ये पढ़िए। मैं चाह रहा हूँ कि इस वर्ड की फाइल में से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लूँ ताकि उसको मैं अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं, ज़रा इंतज़ार फरमाइएगा, माजरत। मैं ये जुमला चाहता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर आए। सिंपल, आप इसको करें कॉपी, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन में आए, किसी भी प्लेस होल्डर में जाके या वैसे ही आप इसको पेस्ट कर लें। प्लेस होल्डर की ज़रूरत ही नहीं पेस्ट करने के लिए, वो प्लेस होल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। अगर आप किसी प्लेस होल्डर में करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर आप इसको पेस्ट कर लें। कॉपी के लिए कंट्रोल C इस्तेमाल होती है और पेस्ट के लिए कंट्रोल V इस्तेमाल होती है। ये आम शॉर्टकट कीज़ हैं, आम तौर पे तमाम यूज़र्स को याद रहती हैं। अगर याद ना हो तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके या किसी तरह से याद कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब वो टेक्स्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था वो यहाँ पे आपका माइग्रेट हो चुका है कॉपी पेस्ट के ज़रिए। न सिर्फ टेक्स्ट, आप लिस्ट को भी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये लिस्ट उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे ये लिस्ट भी बिल्कुल उसी ऑर्डर में उसी तरीके से आपके पास आ गई, मगर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपको फ़ॉन्ट की साइज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे जाके आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। जब साइज़ इसकी बढ़ जाएगी तो इसके प्लेस होल्डर को आप ज़रा ऊपर ले जाएं और इसकी विड्थ को चेंज कर लें। तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आपका पहले स्लाइड से आउट हो रहा था अब वो बिल्कुल विद इन स्लाइड्स आ गया। इसका मतलब अब ये प्रेजेंटेशन में दिखाने के काबिल हो चुका है। इस तरह के जो छोटे मोटे ऑपरेशन है वो आप कर सकते हैं। आपने अगर वर्ड में कोई टेबल बनाई हुई है उसको भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक टेबल बना लेता हूं, यहाँ पे एक मैं टेबल बना देता हूं जिसमें लिख देता हूं, कुछ भी आप डेटा बना सकते हैं। ये एक टेबल बनी हुई है। कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की टेबल भी हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसको किया कॉपी और अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आके आप क्या करेंगे, उसको मैं नई स्लाइड में जाके कर लेता हूँ और वहाँ पे आप पेस्ट कर लेंगे तो वो टेबल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल का डिस्प्ले लेआउट कुछ और होता है, यहाँ पे वो चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जिस थीम के साथ आपने उसको मिलाया उसी थीम के मुताबिक ही चलेगी। तो आप अपनी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे दोबारा से सेट करेंगे। ये मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, जो टेबल एक्सेल में या वर्ड में बनी हुई है उसको जब आप पावर पॉइंट में लेकर आते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग सेम नहीं रहती, उसको दोबारा से फॉर्मेट करके सेट करना होता है। टेबल की विड्थ हाइट वगैरह सेट करना आपको वैसे अंदाज़ा होना चाहिए अगर आप वर्ड और एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर से दो टैब्स बन के आ जाते हैं। डिज़ाइन और लेआउट के हवाले से आप उन तमाम टैब्स को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जो मौजूद ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने टेबल को और ख़ूबसूरत और आसान बना सकते हैं लोगों के लिए समझने के हवाले से। जैसा कि मैं आपके सामने बात भी करता जा रहा हूँ और मुख्तलिफ ऑप्शन को छेड़ता हुआ, चेक करता हुआ और आपको बता भी रहा हूँ कि ये चीज़ें इस तरह से सेट होती हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टेबल को किस तरह से डिस्प्ले करना है। पहले देखें टेबल किस तरह से थी और अब टेबल किस तरह से। तो ये ऑप्शन आपके जहन में होना चाहिए और ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि टेबल का सेम लेआउट कभी भी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपकी चीज़ें जहन में आ रही हैं। चलें आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग थीम्स।
चलें जनाब, हमने बड़े काम कर लिए, K2 सर कर लिया। अब इस K2 को ज़रा मेकअप शेकअप करवाते हैं। मेकअप कराने के लिए सो सिंपल, आपने डिज़ाइन के अंदर जाना है और ये मुख्तलिफ आपके पास थीम्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। आप उनके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी यहाँ पे चेंज होती जाएंगी। तो डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप ये देखें, जैसे मैंने इसको चेंज किया तो ना सिर्फ उसकी जो फर्स्ट स्लाइड है वो चेंज हुई है, बल्कि उसके बाद आने वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं। इवन कि जो हमने लास्ट ब्लैंक स्लाइड बनाई थी वो भी चेंज हो गई है। आप देखें, ये एक और खूबसूरत लेआउट है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेआउट के अंदर वेरिएंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लेआउट है लेकिन इस लेआउट में ये मुझे ग्रे कलर या जो मतलब थोड़ा डार्किश कलर है मुझे पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से लाइट भी कर सकता हूँ इसको। इसके अंदर फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। मैं उसको डार्क मोड में देखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डार्क मोड में भी आपका ये आ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेआउट को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे उस लेआउट को ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जो देखने में सिंपल हो और जिसके अंदर फ़ॉन्ट्स और कंटेंट ज़्यादा हाईलाइट होते हों। क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि जितनी कलरफुल प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन जब वो आप स्क्रीन के बजाय मेन आपका जो कमेटी रूम या कमेटी होती है या मीटिंग रूम होता है जहाँ पे भी इसको डिस्प्ले किया जाता है प्रोजेक्टर के ऊपर, तो आम तौर पे वहाँ पे वो उस तरह से डिस्प्ले नहीं किया जाता, नज़र नहीं आता जिस तरह से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है। एक तो ये बात। दूसरी, जब आप उसको प्रिंट करने जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कलरफुल होता है और आम तौर पे हमारे दफातर में या हमारे घरों में लेज़र प्रिंटर हैं और वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट जो है वो एक तो प्रिंटर के लिए नुकसान है कि उसके अंदर इंक या पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा, उसमें टेक्स्ट पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ज़ाती तौर पे मेरा मशवरा ये होता है कि वो थीम सेलेक्ट करें कि जिस थीम की मदद से आपका टेक्स्ट, आपका कंटेंट या आपका डाटा ज़्यादा विजिबल हो। उसको अगर हम फासले से बैठकर पढ़ें तब भी उसको पढ़ने में परेशानी ना हो और आसानी के साथ उसको पढ़ा जा सके। मैं इस थीम को सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी डिसेंट किस्म की थीम है और उसके अंदर हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी के साथ डिस्प्ले हो रही हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ये अब प्रिंटर फ्रेंडली नहीं है। ये प्रिंटर फ्रेंडली भी है और स्क्रीन फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या चीज़ है? सो सिंपल। मैं इस ट्रांजिशन में जाने से पहले आपको ज़रा इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि ये चलेगी कैसे। आप स्लाइड शो के बटन को प्रेस करें नीचे। स्लाइड शो चलाने का दूसरा तरीका होता है कि आप ऊपर स्लाइड शो में जाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन है, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आएंगे। आप क्या करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ गया। एक बहुत खूबसूरत और बड़ी सोबर किस्म की प्रेजेंटेशन बन गई है। मगर एक चीज़, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है। एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड की तरफ जाता है तो कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि ये स्लाइड चेंज हुई है। तो ट्रांजिशन क्या करती है, स्लाइड की जो शिफ्टिंग है उसके अंदर एनिमेशन का इजाफा कर देती है। आप यहाँ से मुख्तलिफ एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जो सोबर हो, जो स्क्रीन के ऊपर भी लोगों को बुरी ना लगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कवर जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे ये कवर आपके पास आ गया है। अब आप दोबारा जाएं स्लाइड शो के अंदर, इसको फ्रॉम बिगिनिंग करें। ये देखें बहुत खूबसूरत इफेक्ट आपके पास आ गया। मगर आपने देखा कि ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ उस पहली स्लाइड पर आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस स्लाइड को ये इफेक्ट लगाना है, आपने ट्रांजिशन में जाके उसके ऊपर इसको करना है। अदरवाइज एक और तरीका है कि आप ये सारा इफेक्ट पूरी प्रेजेंटेशन पर लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जो इफेक्ट आपको ज़्यादा पसंद आए, जो आप समझते हैं ज़्यादा खूबसूरत है, ये मिसाल फेड का इफेक्ट है, आपने इसको सेलेक्ट किया। जब आप इसको अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये इफेक्ट पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर लागू हो जाएगा। जितनी भी आपके पास स्लाइड्स हैं, सब की सब स्लाइड्स इस इफेक्ट के साथ डिस्प्ले होंगी। जैसे ही आप माउस को क्लिक करें या कीबोर्ड से लेफ्ट और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड में प्रेजेंटेशन मूव होती है तो एक बड़ा खूबसूरत किस्म का फेड इफेक्ट आता है जिसको हम
इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा खूबसूरत और पुरअसर बना सकते हैं। मैनेजिंग स्लाइड्स, हम पहले बेसिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजमेंट के हवाले से देख चुके हैं। स्लाइड को कॉपी किस तरह से किया जाए या डुप्लीकेट किस तरह से किया जाए। आप स्लाइड को कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी और डुप्लीकेट का फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ। डुप्लीकेट इसी प्रेजेंटेशन के अंदर इस स्लाइड की एक कॉपी बना देगा, और कॉपी का मतलब है कि ये स्लाइड जैसे टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होता है उसी तरह से कॉपी हो जाएगी, और आप चाहें तो इस स्लाइड को किसी और प्रेजेंटेशन में भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ जहन में रख लें। डुप्लीकेट का मतलब होगा कि इस स्लाइड की एक कॉपी यहाँ बनेगी, और कॉपी का मतलब ये होगा कि इसकी कॉपी बन जाएगी और दूसरी प्रेजेंटेशन में आप उसको शेयर कर सकते हैं पेस्ट करके। कट का मतलब आपको मालूम है किस तरह से। स्लाइड का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल में ये स्लाइड नंबर 4 को स्लाइड नंबर 3 पर लेकर जाना चाहता हूँ, आप जाके माजरत ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप उसको मूव कर सकते हैं। आपको बड़ा आसान है, माउस के जरिए ये काम हो सकता है। ये सारे ऑप्शन आप स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करें तो कर सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड के जरिए आप थीम के अलावा अलग से कोई कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। स्लाइड थीम अप्लाई करने के बाद भी अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्लाइड का लेआउट चेंज हो गया है, लेकिन थीम वही रहेगी। तो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर आप किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, या किस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड्स जो हैं वो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर अरेंजमेंट ऑर्डर में आ जाएं। तो इस चीज़ को आप आसानी के साथ देख सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, सो सिंपल, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जनाबे वाला स्लाइड नंबर 7 के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वर्ड मैंने लिखा है क्रैश, वो कहाँ लिखा है। तो आप कंट्रोल F करके आप लिखेंगे क्रैश, CRASH, या कोई भी वर्ड हो। तो जैसे ही एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया फाइंड। और रिप्लेस के अंदर जब आप जाएंगे तो इस क्रैश की जगह दूसरा कोई भी लफ्ज आप डालना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसकी जगह लिखते हैं फ्रेश, आपने लिख दिया फ्रेश। रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ इस इंस्टेंस को चेंज करेगा, लेकिन जब आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां क्रैश लिखा होगा वहां पे ये फ्रेश हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि यार ये तो मैंने गलती कर ली, फ्रेश की जगह मुझे क्रैश लिखना था। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड व्हाट में जाके लिखूंगा फ्रेश, और रिप्लेस विथ में जाके लिखूंगा क्रैश। तो आपने रिप्लेस कर दिया या रिप्लेस ऑल कर दिया, जो आपकी नीड है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये वो आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। ये आपका फाइंड एंड रिप्लेस काम करता है। फिर प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग बहुत आसान है। आप सिंपल कंट्रोल P या फाइल के ऑप्शन में जाके यहाँ प्रिंट कमांड के जरिए इसको कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ये क्या चीज आ गई। ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013 और 16 के बाद 19 और 365, इनमें प्रिंट का जो कमांड विंडोज में जरा थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। यहाँ पे आप देखें ऊपर तो आपने यहाँ पे प्रिंटर का इंतखाब करना है कि किस प्रिंटर में आपने उसको प्रिंट करना है। यहाँ पे आपने बताना है प्रिंट व्हाट, क्या करना है, तमाम स्लाइड्स को प्रिंट करे, सिर्फ करंट स्लाइड को प्रिंट करे, या आप रेंज बताना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका वो। हम चाहते हैं कि तमाम की तमाम स्लाइड्स प्रिंट हो, लेकिन क्या प्रिंट हो ये आपने देखना है। ये असल काम की चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती या उनको समझनी चाहिए। आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पेज के ऊपर एक स्लाइड को ही प्रिंट करता है, लेकिन आप चाहते हैं नोट पेज तो स्लाइड के साथ एक ब्लैंक एरिया भी छोड़ देगा जिस पे ऑडियंस अपनी मर्जी से नोट्स भी बना सकती है। आप ये आउटलाइन का मतलब ये कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन प्रिंट नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, टेक्सचुअल कंटेंट्स, लिखाई जो लिखत है, वो टेबल वो लिस्ट फॉर्म में आउटलाइन की सूरत में प्रिंट हो जाएगी, यानी उनको तस्वीरें देखे बगैर सिर्फ आउटलाइन मिल जाएगी जो आपकी ऑडियंस है। स्लाइड 1 छोटी साइज में एक स्लाइड आपकी प्रिंट हो सकती है यहाँ से हैंडआउट्स के अंदर। ये आप देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है हैंडआउट्स। फिर आप एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड भी प्रिंट कर सकते हैं, आप एक पेज के ऊपर 3 स्लाइड्स भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि राइट साइड पे कुछ लाइंस भी आ रही हैं। इसका मतलब जो ऑडियंस है या जिस बंदे को आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में रखा हुआ है वो बंदा उसके ऊपर अपने नोट्स भी बना सकता है। आप इसी तरह से 4 स्लाइड्स, 6 स्लाइड्स, 9 स्लाइड्स
4 स्लाइड्स वर्टिकल, 6 स्लाइड्स वर्टिकल, 9 स्लाइड्स वर्टिकल। क्वालिटी को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ ऑफिस 2019 के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे ये हाई क्वालिटी का जो ऑप्शन है ये पिछली किसी भी ऑफिस के अंदर नहीं था, ये अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये ऑप्शन ना भी हो तब भी जो मेन बेसिक फीचर्स हैं इस प्रिंट लेआउट के और हैंडआउट्स के वो सेम है, आपको हर ऑफिस के अंदर सेम इसी तरह से मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये बड़े काम की चीज़ है, जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही कमाल चीज़ है। ये क्या चीज़ है, मेरी इस प्रेजेंटेशन के अंदर 7 या 8 स्लाइड्स हैं, आई होप 8 स्लाइड्स हैं। मेरी एक कमेटी रूम है या प्रेजेंटेशन हॉल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैंने अपनी ऑडियंस को ये डिस्प्ले करना है, उसके अंदर 20 लोगों के ने आके बैठना है और मेरी प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है, और मैंने उन तमाम 20 के 20 लोगों को इसकी कॉपीज प्रोवाइड करनी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कोलेटेड, अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब क्या है कि पहले एक सेट प्रिंट करेगा, फिर दूसरा सेट प्रिंट करेगा, फिर तीसरा सेट प्रिंट करेगा। अनकोलेटेड का मतलब ये है कि ये पेज नंबर 1 को 20 बार प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 2 को 20 बार प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 3 को 20 बार प्रिंट करेगा। ये ऑप्शन इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपने इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में ले सकते हैं, जिस तरह से भी आपको आसानी हो, आपने अपनी सहूलत के मुताबिक देखना है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप कलर में प्रिंट करेंगे, नहीं तो आप ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करेंगे। फिर जैसे ही हम प्रिंट कमांड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसके मुताबिक लोगों में तकसीम करना है और फिर आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। आज के दिन का आखिरी टॉपिक, प्रेजेंटिंग यूर स्लाइड शो। वैसे हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, हम फिर से बात करते हैं। अगर आपने प्रेजेंटेशन चलानी है तो सबसे पहले उसको पावर पॉइंट में खोलें। उसके बाद अगर आपने बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है और माउस का इस्तेमाल नहीं करना, बगैर माउस के चलाना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से चलना शुरू हो जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूं, जब आप F5 का बटन प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्लाइड पर आपका कर्सर था प्रेजेंटेशन वहां से चलना शुरू होगी। मैं दोबारा से बताता हूं, F5 पहली स्लाइड से शुरू करेगी, शिफ्ट F5 जिस भी स्लाइड पर आपका कर्सर मौजूद है या जो करंट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है वहां से शुरू होगा। ये हो गया कीबोर्ड से। माउस से एक तरीका ये है कि नीचे से जो आपके पास एक बार नजर आ रही है, व्यू बार या जो भी इसको नाम दिया जाता है, वहां से जाके आप स्लाइड शो को क्लिक करें, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जहां पे आपने छोड़ा था वहीं से। दूसरा तरीका है, स्लाइड शो का टैब आपके पास बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, इसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, उसके अंदर हम फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम इन दो ऑप्शन की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन चला सकते हैं। आप फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो पहली स्लाइड से चलेगा। अच्छा, अगर स्लाइड शो बंद करना हो, प्रेजेंटेशन चल रही हो और आप वापस पावर पॉइंट में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त तीसरी या चौथी स्लाइड के अंदर मौजूद हूं, तो मैं कैसे वापस जाऊंगा? एक तरीका है कि राइट क्लिक करें और एंड शो करें। दूसरा तरीका है आप कीबोर्ड के ऊपर एस्केप का बटन लिखा होता है F1 के साथ, एस्केप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पावर पॉइंट में चले जाएंगे। आज की बोनस चीज जो बहुत कम लोगों को पता है वो मैं आपको बता देता हूं, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बड़ा काम देगी और बड़ी काम कीजिए, बड़ी करामत चीज है। वो क्या है, मैं क्या करता हूं, गो टू में जाके, चलो गो टू को छोड़ें, हम आते हैं आखिरी स्लाइड के ऊपर। हम आखिरी स्लाइड पे आ गए। जैसे हम आखिरी स्लाइड में आते हैं तो आप देखते हैं इस तरह की विंडो आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी दरमियान में किसी एक स्लाइड के ऊपर आके रुक जाते हैं और मीटिंग के अंदर डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कीबोर्ड के ऊपर दो बटन है, एक है फुल स्टॉप का, दूसरा है कॉमा का। आप चाहते हैं कि डिस्कशन जारी रहे लेकिन स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाए ताकि
जो ऑडियंस है वो डिस्कशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें बनिस्बत इसके कि जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो उसका सबसे आसान हल है या तो आप फुल स्टॉप को प्रेस करें। फुल स्टॉप को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन का कलर ब्लैक हो जाता है। याद रखिएगा, ये स्क्रीन चल रही है लेकिन इसका कलर ब्लैक हो गया। फिर मैं एस्केप करके वापस आ जाता हूं, या आप कॉमा कर सकते हैं। फुल स्टॉप इसको ब्लैक कर देगा, कॉमा इसको वाइट कर देगा। ये ऐसा शॉर्टकट है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है प्रेजेंटेशन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बड़ी समझ आई होगी और कम से कम कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आगे वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी हमारे साथ रहेंगे और हमारा साथ देंगे और हमारी इनकरेजमेंट भी करेंगे। हमारी इनकरेजमेंट करने का एक ही तरीका है, आप हमारे इस मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन में डालें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ना सिर्फ हमारी इनकरेजमेंट हो बल्कि उन लोगों के लिए भी सीखने का एक मौका मिल जाएगा जो लोग सीखने के लिए बेताब हैं लेकिन उनको सिखाने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता जो उनको ऐसी चीज़ सिखा सके जिसमें उनके स्किल्स में इजाफा हो सके। तो हमें आपसे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे कुछ ना कुछ मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे और आप हमारी इस मेहनत को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और हमारी मेहनत के ऊपर अपने मुफीद कमेंट्स भी देंगे, ताकि जो गलतियां हम कर रहे हैं हम उसको दुरुस्त करके अगली बार जब भी दोबारा आपके सामने आए तो एक अच्छी कोशिश सामने लाएं, ताकि आपको उससे सब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।